हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेई मेंस 2025 के PYQs कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस के अंदर अभी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के PYQs को फिनिश किया है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है एरिया अंडर कर्व और इसके भी हम ये जनवरी सेशन के प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई such that 2y is less than equals to x square plus 3, y plus modulus of x is less than equals to 3 and y is greater than equals to मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। मतलब जो हमारा बाउंडेड जो एरिया रहने वाला है वो इन तीन कर्व्स के बेसिस पर ही डिसाइड होने वाला है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल ए से। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, सिंपल है, बस हमें जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी फिगर है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। जितने भी हमारे एरिया अंडर कर्व के जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली इंस्पायर्ड रहते हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फिगर से। तो अगर हमें फिगर को ड्रॉ करना आता है, एक बेसिक रफ फिगर भी अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर जो हमारे पास पहला ये जो कर्व दे रखा है इसको ले लिया। इसको अभी इक्वल टू के साथ अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ इस टाइप का। ये हमें एक पैराबोला दिखाई दे रहा है और क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव, तो ये किस तरीके का हमारे पास पैराबोला बनेगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का। अब जब हमारे पास x इक्वल टू 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पर वैसे तो इस लाइन पर होता है और y इक्वल टू 0 हमारे पास इस लाइन पर होता है। तो अगर हमने x इक्वल टू 0 करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3/2। मतलब अगर माउथ ओपनिंग अगर ये अपवर्ड रहेगा तो हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का सा रहने वाला है। ये हमें बात समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कर्व हो गया वो कैसा हो गया, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। सेकेंड, अगर हम अपने इस स्ट्रेट लाइन को अगर देखते हैं तो ये हमारे पास दो टाइप की स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। एक तो y प्लस एक्स इक्वल टू 3 टाइप से और एक y माइनस का x इक्वल टू 3 टाइप से। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। बस इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको अगर ड्रॉ करने की कोशिश करी तो हम देख पा रहे हैं इसको अभी के लिए हमने क्या बोल दिया, 0 0 बोल दिया है। ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, 0,3/2 और अभी के लिए हमने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको अभी के लिए हमने 3 बोल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने x को 0 रखा तो y हमारे पास 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 कोई पॉइंट यहाँ कहीं पर हम ले लेते हैं। तो और जब हम y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास, एक तो 3,0 और एक हो गया हमारे पास 0,3। तो ये जो लाइन है हमारे पास ये तो किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। ये बस हम रफ फिगर्स को ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम y माइनस एक्स इक्वल टू जब हम 3 करेंगे तो देखो y कोऑर्डिनेट के ऊपर तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो 0,3 ही रहेगा इस लाइन के थ्रू ही। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -3। तो ये भी बस हम एक बेसिक अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इस टाइप से ये हमारे पास एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ होके आ गई है। अब हमारे पास एक और लाइन ये हमें बता रखी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो या तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1, या हमारे पास ये मॉडुलस या तो प्लस से ओपन होगा या माइनस से ओपन होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 1। तो ये दो लाइन्स भी हमारे पास आएंगी। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट और कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि आखिर हमारी जो लाइन है, ये वाली ये जो लाइन रहेगी वो इस कर्व को और इस लाइन को कहां पर कट कर रहे होंगे। तो उससे पहले अगर हम ये पॉइंट्स अगर निकाल लेंगे, लेट से अभी के लिए इस पॉइंट को बोल देते हैं A और इस पॉइंट को बोल देते हैं लेट से B, तो हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट A को निकालने के लिए हमें ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इस कर्व के अंदर। तो ये लाइन कौन सी है हमारे पास, अच्छा चाहे आप इस लाइन को ले लो चाहे आप इस लाइन को ले लो, क्योंकि ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक है दिस y एक्सिस के अबाउट। तो ये जो लाइंस हैं ये भी भाई सिमेट्रिकली हैं भाई हमारे पास, ये y एक्सिस के अबाउट। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी अगर एक लाइन से हमने यहाँ के इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट को अगर निकाल लिया तो उसी के ही पैरेलली हम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने क्या करा, इस y प्लस एक्स इक्वल टू 3 को ले लिया, चाहे y माइनस एक्स इक्वल टू 3 को ले लिया और अपने इस वाली ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। लेट से हमने इस वाली इक्वेशन को ले लिया और हमने ये पुट करा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस टाइम ऑफ, जब यहाँ से हमने y की वैल्यू को निकाला तो ये हो जाएगा 3 प्लस का x
और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस का 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3, और इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, और 3 को बोल सकते हैं हम 3 इंटू 1 एंड 3 माइनस 1 क्योंकि माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू एक तो आ रहा है हमारे पास 3 और एक आ रहा है माइनस का 1। ऑब्वियसली जब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो ये लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट करिए, और ये लाइन क्या है, y माइनस का x इक्वल्स टू 3, और ये लाइन कौन सी है, y प्लस का x इक्वल्स टू 3। जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा ढंग से समझ रखा है वो इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा ईजिली कम से कम फिगर वाइज तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकता है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा होगा x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। बस अब इसका y कोऑर्डिनेट और निकाल देते हैं। अगर x इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी के बेसिस पर आप इसका b कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा 1,2, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है और ये लाइंस भी हमारे पास सिमेट्रिकली y एक्सिस के अबाउट प्लेस्ड है। तो इतना सब कुछ हो गया है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, अपनी इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कौन सी लाइन है, एक तो है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम ध्यान से देखें ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, ये बेसिकली किस तरीके से लिखी जा सकती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 करके। जैसे ही आप इस लाइन को समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन बिल्कुल वैसे ही लाइन है जैसे कि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 वाली लाइन थी। मतलब इसका जो स्लोप है वो इसी वाली लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो वो लाइन कुछ इस टाइप से ही जा रही होगी, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि वो जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 वो इस कर्व को कट करेगी या टच करेगी, या इसको बिना कट और टच करे बाहर से निकल जाएगी। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिला है -1,2। हम अगर इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं -1 प्लस 2 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 करके है वो लाइन हमारे पास इस पॉइंट से भी पास हो रही है। उसके अलावा ये पॉइंट 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आता है 1,0, और अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर कोई अगर पॉइंट रहा होगा 0,1 करके तो ये लाइन उससे भी पास हो रही होगी और इस पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट से पास होते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, चाहो तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, जब हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो ये पॉइंट हमने यहाँ कहीं पर ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 0,-1। और जब हमारे पास y इक्वल टू 0 है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ऑब्वियसली इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। अब हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के बाद ये समझना है कि हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आने वाला है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए जब हमने इस कर्व को लिया 2y लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हम देख पा रहे हैं हमारा ये जो कर्व है इसके अंदर y को हम क्या बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू। तो मतलब यहाँ पर ये जो y एक्सिस है इसके हमें नीचे वाले एरिया को कवर अप करना है। तो ऑब्वियसली इस कर्व के नीचे वाला एरिया ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन की वजह से। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं y प्लस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 3, अगर हम केवल और केवल y एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये इन दोनों ही लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाला ये जो लाइन है मॉडुलस वाली, ये इन दोनों ही लाइंस को रिप्रेजेंट कर, तो इसके लिए भी हम क्या बोल रहे हैं कि इसके नीचे वाले हमें एरिया को लेना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मतलब इन दोनों लाइन से बनने वाला ये जो कर्व है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं y एक्सिस के ऊपर वाले एरिया की। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है हमारे पास वो कौन सा आ रहा है, वो इन तीनों से बाउंडेड ये वाला एरिया आ जाता है। अब इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करना है, एरिया को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अगर हम ध्यान से देखें ये 1 पॉइंट है और ये भी 1 पॉइंट है, ये बेसिकली इसी के ही जस्ट लाइन पर आना चाहिए, अलाइनमेंट में आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस टाइप से ये हमने बना दिया है। तो यहाँ से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देंगे, ये भी ये -1 बेसिकली हमारे पास यहीं कहीं पर ही आएगा। इसको हमने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा मूव कर दिया, ये 2 हो गया हमारे लिए, ये बेसिकली -2 है, -3 है, ये -1 हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस एरिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी सही काम हो जाएगा।
तो यहां पर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालना भी जरूरी हो गया है। ये कौन कौन सी लाइंस है हमारे पास, एक तो ये लाइन हो गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा। लेट से ये पॉइंट हमने अभी के लिए क्या मान लिया, c। और उसके अलावा ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन, जिसको कि हम बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर हमने इन दोनों को एडअप कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ रहा है 2, और y का कोऑर्डिनेट भी भाई हम निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन आ रही है हमारे पास बिल्कुल इसी के ही सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट दे रही है। अब हमने क्या करा, इन कैलकुलेशंस को तो हटा दिया है और इसको रिक्वायर्ड एरिया को लिख लिया है अभी के लिए कैपिटल A, जैसा कि इन्होंने हमें यहाँ पर बता रखा है। और कैपिटल A जो होगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, इसके अंडर का कर्व कहाँ से कहाँ तक। और हम देख रहे हैं क्या ये सिमेट्रिकल है, -1 से लेकर 1 तक। तो हम क्या करते हैं, इसे ट्वाइस टाइम ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। इतना ये एरिया हमारे पास आ रहा है। अब इतना एरिया में से, इस पर्टिकुलर एरिया में से हम समझ पा रहे हैं ये एरिया हमें नहीं लेना है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसको हमने माइनस कर दिया और ये कितना हो जाएगा, देखो -1 और ये 1 है, तो टोटल डिस्टेंस ही हमारी, देखो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली, और इसकी ये जो हाइट है यहाँ पर ये कितनी आ रही है हमारे पास 2। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो हम इसे बोल सकते हैं हाफ ऑफ 2 इंटू 2। इसके अलावा हमने अभी तक यहाँ से यहाँ तक के एरिया को जब हमने कवर अप किया तो हमारे पास इतना रिक्वायर्ड एरिया तो आ गया। अब हमारे पास इतना रिक्वायर्ड एरिया और चाहिए भाई हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से आगे अगर हम इसको अगर इंटीग्रेट करते तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमें उसमें से कितने एरिया को माइनस करना है, इतने एरिया को माइनस करना है। तो हम इसको कर देते हैं। हम देख पा रहे हैं ये लेंथ भी भाई हमें पता है, ये लेंथ भी पता है, और ये लेंथ भी भाई हमें पता है। तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ एक ट्रेपीजियम टाइप से बन रहा है। तो ऐसे के एरिया को भी भाई हम देखो निकाल सकते हैं कि हम इस पूरे के पूरे एरिया में से, क्योंकि हमने इसे इंटीग्रेट करा है केवल अभी के लिए A से B पॉइंट तक, जो हमने ले लिया है 0 से लेकर 1 तक ट्वाइस टाइम करके, क्योंकि हम देख रहे हैं ये बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और इस एरिया को हमने एक ट्रेपीजियम की तरह जब निकाला, क्योंकि ये 2 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहीं पर ही आ रहा है, तो हमारे पास ये ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड, एक की लेंथ 1 है और एक की लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 + 1 इनटू हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है हमारे पास 1, और इसमें से हमें माइनस करना है ये छोटा सा एरिया। अगर हम इस छोटे से एरिया की बात करें तो बेस लेंथ तो हमारे पास कितनी आ रही है 1, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ रही है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ 1 × 1। बस इसको बस अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो ये कितना हो जाएगा, x³ बाय का 3 प्लस का 3x, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, क्योंकि 2 से आपने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3/2, और यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ रहा है, -1/2। अगर हमने फिगर को ढंग से बना लिया तो हम देख रहे हैं हमारा प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली सॉल्व हो पाता है। यहाँ पर आपने इसको सेटिस्फाई करा दिया, कितना हो जाएगा 1/3 + 3, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो वो तो देखो 0 हो रहा है, और यहाँ पर 3/2 माइनस का 1/2 मतलब 2/2 मतलब का 1, और वो 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बच रहा है, -1। कितना हो जा रहा है हमारे पास 1/3 प्लस का 2, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 7/3। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई है 7/3, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 6A की। तो 6A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7/3 × का 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 40, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर C, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन, ये इन्होंने बता रखा है एक्स वाई सच दैट, रिलेशन दे रखा है इन्होंने सेट रिलेशन फंक्शन के थ्रू,
y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 ट्वाइस टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एंड एक सेकंड रिलेशन दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक थर्ड रिलेशन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। बहुत सिंपल सा करने के लिए बस हमें चाहिए इतना कि एक हमें बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद फिर हमने देखा कि यहां पर सबसे पहले हमें एक ये पैराबोलिक कर्व दिखाई दे रहा है, इसको हमने लिख लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का कर्व है, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का एक पैराबोला बन रहा होगा और उसके अंदर हम देख रहे हैं जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना आ रही है हमारे पास वैल्यू 1। ये हमने ड्रॉ कर दी, कुछ इस टाइप का सा पैराबोला हमारे पास बन जाएगा और इस एक्स वाई एक्सिस में y एक्सिस को भी हमने हल्का सा ऊपर की साइड को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,1, इसको लिख लिया अभी के लिए। अब हमने यहां पर दो रिलेशन और देखे, एक रिलेशन ये है, ये स्ट्रेट लाइन का है और ये भी स्ट्रेट लाइन का ही रिलेशन है, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ रहा है हमारे लिए क्योंकि अगर हम इस वाले रिलेशन को देख रहे हैं तो हम क्या बोल पा रहे हैं इसे x इक्वल टू एक तो +3 आ जाएगा एंड एक बार x इक्वल टू ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मॉडुलस को हटाएंगे तो एक बार तो हमारे पास +x आ जाएगा और एक बार हमारे पास -x आ जाएगा, तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। और हम जानते हैं x इक्वल टू ए टाइप की जो लाइन होती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चे इसमें काफी बार मतलब गलती भी कर देते हैं, तो खैर इस चीज को ध्यान रखना है। x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3 वाली एक हमने लाइन को भी ड्रॉ कर दिया, वो कुछ ऐसे टाइप से ये लाइन को ये हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसी के पैरेलली हमारे पास यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पर कहाँ से 0,0 से हमें एक और लाइन मिल जाएगी। ये लाइन भी हमने इस टाइप से ले ली है, तो ये लाइन क्या हो रही है हमारे पास x इक्वल टू -3 की लाइन है और ये लाइन हो गई हमारे पास x इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब हमारे पास जो एक इन्होंने एक और लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, y इक्वल टू, इसको भी लिख लेते हैं, ये है एक तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 वाली लाइन है और एक लाइन हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1, क्योंकि जब मॉडुलस को जब हम ओपन करेंगे तो एक बार प्लस में ओपन हो जाएगा और एक बार माइनस में ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर भी अगर हम x इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यहां पर भी जब हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें ये वाली ये जो दोनों की दोनों लाइंस हैं ये पास तो हो रही होंगी यहां से ही, इतनी बात तो हमें ये समझ में आती है, और ये इस तरीके से पास हो रही होंगी कि ये इस कर्व को और इस लाइन को कहीं ना कहीं पर ये कट कर रही होंगी। बस हमें इसी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा, अभी के लिए इस 0,1 को थोड़ा सा हटा लिया, इसको हमने क्या करा नीचे की साइड में लिख लिया 0,1, इस तरीके से लिख लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका स्लोप तो कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये लाइन कुछ इस टाइप से जा रही होगी और ये जो लाइन है ये इसका स्लोप माइनस में, तो ऑब्वियसली ये लाइन किस तरीके से जा रही होगी, कुछ इस टाइप से जा रही होगी। अब हमें बस इस चीज का पता लगाना है कि ये जो लाइन है, ये जो दोनों की दोनों लाइन है, ये कर्व को कहां पर कट कर रही होंगी, ये यहां पर कट कर रही होंगी या इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कट कर रही होंगी या इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अबव कट कर रही होंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन है दोनों की दोनों, तो ऑब्वियसली एक लाइन जो इस तरीके से जा रही होगी बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे वाली लाइन भी बिल्कुल वैसे ही इंटरसेक्ट कर रही होगी। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो ये x इक्वल टू 3 था और ये लाइन थी हमारे पास, ये पैराबोला था हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 3 रख देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है 3 कॉमा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। समझने वाली बात है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये 3,10 आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि इक्वली ये यहां पर आ जाएगा -3,10। अब हमें अगर इस लाइन को इस कर्व से अगर इंटरसेक्ट कराना है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लाइन की इक्वेशन हम लेकर चल रहे हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1, इससे हमें समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो कर्व है बेसिकली, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 3 पर ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगर हमने x इक्वल टू अगर 3 यहां पर पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जब लाइन जा रही होगी तो यहां से भी हमें समझ में आ पा रहा है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा होगा 7। तो इतनी बात ही हमें क्लियर हो पा रही है कि ये जो लाइन है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से होकर नहीं जा रही है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम इस वजह से भी छूट गया क्योंकि वो ये ही नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे थे कि आखिर ये जो लाइन है ये हमें ऊपर लेनी है या फिर नीचे को करके लेनी है। तो ये हमें समझ में आ पा रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नीचे से ये लाइन जा रही होगी। अब अगर हमें ये पॉइंट और पता लग जाएगा तो हमारी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लाइन जा रही है बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न में ये लाइन भी ऐसे ही जा रही होगी। तो ये पॉइंट हमें पता लगाना है और ये पॉइंट तो हमारा इसके अकॉर्डिंगली पता ही लग पाएगा -3,7।
क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर हमारी बन रही है और सिमेट्रिकली इन्होंने हमें इक्वेशन दे रखी है। तो जब हमने इन दोनों को जब सॉल्व करा इस पॉइंट को निकालने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या करा, y की वैल्यू रख दी, ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू 2x प्लस का 1, इतना हो रहा है हमारे पास। और यहां से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल टू या तो 0 आ रहा है और या फिर x इक्वल टू 2 आ रहा है हमारे पास। तो देखो x इक्वल टू 0 पर तो ये दोनों के दोनों, ये जो हमारा कर्व और ये जो लाइनें मीट कर ही रहे हैं। इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये 2। इसको और हमने देखो नीचे तक मिला दिया, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2, 0। ये पॉइंट कितना हो गया हमारे पास 3, 0। तो जब x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू तो 1 आ ही रही है, लेकिन जब x इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर पुट कर दिया 2 2 4 एंड 1 + 1 में 5। यहाँ से भी देखो 2 का स्क्वायर 4 + 1 मतलब 5 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2, 5। बस इस छोटी सी बात को जैसे ही आपने समझ लिया, आपका ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है। वो कैसे, अब आपको समझना है कि इसके अंदर ये जो इन्होंने इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होने वाला है। वो कैसे, आप देख रहे हो सबसे पहले ये मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो एरिया कवर्ड होने वाला है वो x जो लेस देन 3 होने वाला है या -x ग्रेटर देन ये देखो 3 होने वाला है। तो यहां से ये जो बाउंडेड एरिया आने वाला है वो इससे इधर की साइड वाला और इस लाइन से इधर की साइड वाला आने वाला है। उसके अलावा जब हम यहां पर बात करते हैं तो ये बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा बट लेस देन दिस पर्टिकुलर x² + 1। अब x² + 1 वाला जो कर्व है वो तो ये वाला कर्व है, तो ऑब्वियसली हम इसके नीचे की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे पास बाउंडेड एरिया आ रहा है इन दोनों के अकॉर्डिंगली वो कौन सा आ रहा है, ये पूरा का पूरा ये हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद हमसे एक और लाइन की इक्वेशन दे रखी है और क्या बोल रखा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2x + 1, मतलब इस लाइन के नीचे वाला एरिया हमें लेना है। तो ऑब्वियसली इस कर्व से नीचे वाला तो एरिया हमें लेना ही लेना था। अब ये कह रहे हैं इस लाइन से नीचे वाला भी एरिया लेना है। तो ऑब्वियसली हम कौन से बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इस पॉइंट को भी अगर नीचे तक मिला देंगे तो ये पॉइंट हमारे पास सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा होगा, -2, 5, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2, 0। और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास फिगर बन के आ रहा है ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, इसको भी करने के देखो दो तरीके हैं, एक तो हम ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं और दूसरा हम इसे अपने फॉर्मूला जो भी जिस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे भी हम इसे कर सकते हैं। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि इधर वाले पोर्शन को छोड़कर अगर हम केवल इतने इतने वाले को अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन और यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन, और इसका हम क्या कर देने वाले हैं, ट्वाइस टाइम। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे को हमने एरिया बुला लिया और ट्वाइस टाइम बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखो 0 से लेकर 2 तक तो हम इस वाले एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये क्या किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, x² + 1 से। इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारे पास। तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट हो रहा है, प्लस उसके अलावा फिर हम इस लाइन को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास कितनी है, ध्यान से देखेंगे, ये है -2x + 1, जिसको हम बोल सकते हैं 1 - 2x। ये तो हो रही है हमारे पास, ये वाली है, हाँ नहीं ये है 2x + 1, 2x + 1, क्योंकि इसका स्लोप ये पॉजिटिव वाला है ना, तो ये हो जाएगा 2x + 1। और इसको हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ये 2 से लेकर ये देखो 3 तक ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास इसका एरिया कैलकुलेट करने का। मेथड 2 क्या है हमारे पास, वो भी इजी है हमारे पास। मेथड 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस टाइम ही बोल रहे हैं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक के एरिया को तो भाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे, ऐसे ही जैसे कि हम बोल रहे हैं 0 से लेकर 2 तक x² + 1 वाला जो कर्व है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस उसके अलावा हम देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया वो इसके नीचे वाला ये एरिया है। तो यहां पर ये हमें एक ट्रेपीजियम बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेपीजियम है तो पैरेलल साइड्स तो भाई हमें पता ही दिख पा रही हैं, क्योंकि इसकी हाइट है 5, इसकी हाइट है 7, तो हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो कितना हो जाएगा 5 × 7 इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 - 2 बोले तो 1। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा हो गया। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ट्वाइस टाइम ऑफ, इसको देख लेते हैं। इसको अगर आपने इंटीग्रेट करा तो ये कितना हो जाएगा, x³ / 3 प्लस का x, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लग रही हैं वो कितनी है, 0 से लेकर 2 तक, प्लस कितना हो रहा है 5 + 7 तो 12 हो गया, 12 / 2, क्योंकि एडिशन होता है पैरेलल साइड्स का,
तो ये कितना हो जाएगा 6। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर जब हम लिमिट को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/3 प्लस का 2, और 2 से भैया मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो रहा है 16/3 प्लस का 4, और लोअर लिमिट रखने पे तो सारे के साथ 0 ही हो रहा है, प्लस का ये कितना आ रहा है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो रहा है 12 + 4 16 हो रहा है। 16 को बाहर निकाल लिया है और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस का 1, तो मतलब 4/3, जो कि अल्टीमेटली कितना दे देगा हमें 64/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो रही है 64/3, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा ही ऑप्शन अवेलेबल भी है, और क्योंकि ये सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम है तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। आप देख रहे थे कि जैसे ही आपने इसकी छोटी सी ये बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ किया, तुरंत ही सारा का सारा प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, मतलब ये फिर से एक रिलेशन दे दिया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 4x + 2 एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 2 इज इक्वल टू। अब ये अगेन हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस हमें इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, और जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं हमने इस कर्व को लिख लिया x² प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी के लिए इक्वल टू 0 करके लिख रहे हैं क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर अगर हम इसे इक्वल टू y भी अगर लिख देते हैं, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसके वर्टेक्स को निकालना चाहें तो बचपन में हम सीखते हैं इसके वर्टेक्स निकालना माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a से। तो अगर हम इसके वर्टेक्स को निकालते हैं तो देखो b की वैल्यू से भाई हम यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं माइनस का 4/2 × 1, और ये d की वैल्यू कितनी हो जाएगी b² माइनस का 4ac, b² बोले तो ये 16 हो जाएगा, माइनस का 4ac मतलब ये 8 हो जाएगा, अपॉन का ये 4a तो ये देखो बता ही रखा है 4 × a की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा माइनस का 2 एंड ये कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना आ रहा है माइनस का 2। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कि हमारे पास जो ये पैराबोला बन रहा होगा, ये एक तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का होगा, और इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ रहा होगा -2, 2 पर। इतनी बात तो भाई हमें समझ में आती है। उसके अलावा एक और चीज समझ में आती है कि जैसे ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास y के इक्वल, ये y के इक्वल दे रखा है। तो यहां पर अगर हम x = 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो वर्टेक्स यहां पर आ रहा है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है, और ये x = 0 करने पर ये y = कितना आ रहा है हमारे पास 2। इतनी बात भी हमें समझ में आती है। तो हमें इसका एक बेसिक रफ फिगर कुछ इस टाइप का सा बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करा, इसको इसी टाइप से बना लिया। ये पॉइंट हो गया हमारे पास कितना 0,2। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ये पॉइंट नहीं है, इन पॉइंट्स को हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके। जो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए -2 + √2 एंड -2 - √2। इस टाइप से इसके दो ये जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे। चलो उसकी खैर कोई बात नहीं है। उसके अलावा अभी क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक और रिलेशन दे रखा है y इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 2। इसको अभी के लिए यहां पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y = आइदर x + 2 और y = -x - 2, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + y = -2। तो अगर हम इन दोनों की दोनों लाइंस को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखो हम देख पा रहे हैं कि x = तो देखो -2 ही आ रहा होगा हमारे पास। और अगर हम यहां पर देखते हैं कि अगर इनके अगर रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास जो इनके रूट्स आते हैं -2 + √2 एंड -2 - √2 आ रहे हैं। तो जो -2 है वो बेसिकली कहां पर आएगा, यहां पर ही आएगा। वो क्यों, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो भी कहां पर आ रहा है -2 इस टाइप से आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसको जब हम यहां पर मीट कराएंगे तो ये पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास -2, 0। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं लाइंस को, दोनों ही लाइंस को, चाहे इस लाइन को देख लें चाहे इस लाइन को देख लें, तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि जो y = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो हमारी जो लाइंस हैं वो या तो ऐसे ऐसे करके जा रही होंगी, इतनी बात तो आती है समझ में। उसके अलावा अगर हम x = 0 करते हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर, x = 0 इसमें भी और इसके अंदर भी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हम ध्यान से देख पा रहे हैं। एक के अंदर तो आ रही है हमारे पास y = 2 और एक के अंदर वैल्यू आ रही है हमारे पास y = -2। तो हम यहां से देखो ध्यान देते हैं, अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये वाली लाइन ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास x + y, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली y = x + 2। तो अगर हम इस लाइन को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हमारे पास जा रही है,
और ये लाइन जब जा रही है तो हम देख पा रहे थे क्या कि जब x इक्वल टू 0 कर रहे थे तो y इक्वल टू 2 वैल्यू आ रही थी, तो ऑब्वियसली इससे पास होकर जाएगी। और क्योंकि ये वाली लाइन जो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये भी क्या है हमारे पास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो ये जो लाइन है पास तो यहीं से ही हो रही होगी और ये कुछ इस टाइप से इसको कट करते हुए जा रही होगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे y कोऑर्डिनेट तो इसके अंदर सेम ही रहने वाला है, ये लाइन इस लाइन की तरह ही सिमिलर स्लोप ले रखा है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो बस इस चीज का बस हमें देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट वही पॉइंट आ जाएगा जो कि यहां पर सिमेट्रिकली हमारे पास प्लेस्ड है, क्योंकि सारी चीज सिमेट्रिकली हमें यहां पर गिवन कर रखी है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये -4। तो यहां पर जैसे ही आपने y की वैल्यू 2 रख दी, क्योंकि सिमेट्रिकली ये इसको इंटरसेक्ट करेगी वाली ये जो लाइन है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। यहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप पहले से ही हो रखा है। अब हम यहां पर देखते हैं कि इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसको ध्यान से देख लेते हैं। इन्होंने हमसे क्या बोला है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 2, मतलब जो y की वैल्यू है हमें इस पर्टिकुलर इस कर्व के लिए इससे ऊपर ऊपर वाली लेनी है, तो हमें ये पूरा का पूरा एरिया लेना है, ये जो ऊपर ऊपर वाला ये जो एरिया आ रहा है अभी के लिए। और इस वाली लाइन के थ्रू ये क्या बोल रहा है, y इज लेस देन, मतलब इन दोनों ही लाइंस के नीचे वाला एरिया लेना है। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। तो इसको करने के देखो 2 तरीके हैं, फिर से देख लेते हैं। मेथड 1 के अकॉर्डिंगली एक तरीका तो ये है कि भाई हमने यहां से लेकर यहां तक का ये जो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है इसको भाई हमने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लिया सिमेट्रिकली, भाई फिगर यहां पर सिमेट्रिकली, फिगर यहां पे फिश टाइप की ये फिगर देखो हमें दिखाई दे रही है। और हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसके एरिया में से हम किसके एरिया को माइनस कर देंगे, दिस वाले एरिया को। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक के एरिया के लिए ये जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू x प्लस 2। और ये वाली लाइन को इसके लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ट्वाइस टाइम ले लेंगे। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंगली हम एरिया कितना बोल रहे हैं, एरिया इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 फ्रॉम -2 to 0, ध्यान से देखेंगे -2 to 0 dx, और माइनस कर रहे हैं हम इसके अंदर से यही वाला ये जो कर्व है, ये कर्व हमारे पास कितना है, x² प्लस 4x प्लस का 2 dx, और इसको भी हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, -2 से लेकर 0 तक। आप चाहो तो इस कर्व को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। कैसे, ऊपर की साइड बना देते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर, काफी जगह पड़ी है हमारे पास। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेट, ये भी बहुत इजीली हो रहा है लेकिन और ज्यादा इजीली बना सकते हैं। वो कैसे, हम इसके अंदर +2 -2 कर सकते हैं। +2 करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 भाई हमारे पास बचेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, इस पूरे को। अब ये ज्यादा इजीली इसके कंपैरेटिवली इंटीग्रेट हो पा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो देखो ये हो गया हमारे पास। एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास। अगर हम ध्यान से देखें, हमें बेसिकली ये बाउंडेड एरिया चाहिए। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन को अगर मैं यहां से अगर मिला दूं, ये देखने में थोड़ी सी हमें टिल्टेड दिखाई दे रही है लेकिन हम समझ पा रहे हैं सिमेट्रिकली कि लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 वाली लाइन है। तो हमारे पास ये लाइन है, ये एक ट्राइंगल टाइप से बन रहा है। ये हमारे पास ध्यान से देखिए, ये एक हमारे पास ये ट्राइंगल टाइप से बन रहा है। ये हाइट है हमारे पास 2 और ये विड्थ हो गई हमारे पास कितनी, 4। हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया को कैलकुलेट करके। तो दूसरा तरीका है हमारे पास मेथड 2। हम क्या बोल रहे हैं कि हम एरिया को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्वाइस टाइम तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, किसको, इस पूरे के पूरे एरिया को निकाल के। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, -2 से लेकर 0 तक, किसको, x² प्लस का 4x प्लस का 2, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये पूरा का पूरा एरिया आ गया हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक का। ये किसका एरिया आ रहा है, पैराबोला का। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इस ट्राइंगल के एरिया को, ये जो आ रहा है हमारे पास इस टाइप से। इसको ऐसे 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 करके आप शो कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ ये जो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। और ये जो बेस लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर -4 तक, मतलब 4 लेंथ हो गई। तो एक तरीका ये भी है भाई, हम इसे कैलकुलेट करेंगे बहुत सिंपल से भाई। हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजीली हो पा रहा है। इसको आप अगेन क्या बोल सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, जो ज़्यादा इजीली आपका इंटीग्रेट हो पा रहा है। तो ये आपने कर दिया। ये कितना हो रहा है हमारे पास,
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 2x और लिमिट लगनी है -2 से लेकर 0 तक और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से ये 2 उड़ा दिया और कितना आ रहा है माइनस का 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ जब हमने ये अपर लिमिट को रखा तो ये 0 हो गया 2 रह गया 8/3 हो गया माइनस 0 रखा तो ये तो भाई 0 ही हो गया। अब फिर हमने माइनस लगा के लोअर लिमिट को अगर रखना स्टार्ट करा तो -2 रख देंगे तो ये तो देखो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि -2 + 2 ये 0 हो गया और फिर ये माइनस में ये -2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 और बाहर माइनस लगा हुआ ही है तो माइनस का 4 ही हो जाएगा और ये माइनस का 4 ऐसे है ही। समझ में आ रहा होगा ये आप लोगों को। जब हमने लोअर लिमिट को जब इसमें पुट करा ये माइनस का 2 हो गया माइनस का 2 इंटू 2 ये माइनस का 4 है और -4 इंटू माइनस ये प्लस का 4 हो गया। लेकिन उसके अलावा लोअर लिमिट लगाने से पहले जो एक मेन माइनस जो लगाया जाता है वो माइनस भाई हमने यहाँ पे लगा रखा है तो ये माइनस का 4 ही रह रहा है। अगर हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 8 और ये कितना हो रहा है हमारे पास कितना हो रहा है माइनस का 4 तो ये हो रहा है हमारे पास 16/3 माइनस का 12 और थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं 16 - 36 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 20/3। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो माइनस का भाई हमारे पास एरिया आ रहा है तो इसमें हमें बस करना इतना है कि हमें यहाँ पर पूरे के पूरे में बस एक मॉडुलस लगा देना है। बस ये मॉडुलस लग जाएगा हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मॉडुलस लगा दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एरिया है ये नेगेटिव वाला भी आ रहा है जिसके अंदर से हमने इस वाले एरिया को ये माइनस किया हुआ है। तो खैर दिक्कत की बात नहीं है 20/3 हमारे पास क्या आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है और क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल भी है 20/3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y = e⁻x y = मॉडुलस ऑफ e⁻x - 1 एंड y एक्सिस इज। अगेन बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके लिए अगेन हमने क्या करा x y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और हमने देखा सबसे पहला जो हमारा कर्व है वो क्या है y = e⁻x। तो इसका कर्व तो भाई हमें पता ही है किस टाइप से बनता है इस टाइप से बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास y = मॉडुलस ऑफ e⁻x - 1। तो यहाँ पर इसको एक बार जब हम प्लस से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा e⁻x - 1 और इसको अगर हम माइनस से अगर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा y = 1 - e⁻x। ध्यान से देखते हैं यहाँ पर अगर ये -e⁻x होता तो भी ये सेम सही रहता लेकिन जैसे ये 1 आ गया है हमारे पास तो बस बहुत ही माइन्यूट सा इसके अंदर चेंज आने वाला है। वो कैसे हम ध्यान देते हैं कि जब e⁻x वाला ये जो कर्व है जब ये y एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये किस पॉइंट पर करेगा क्योंकि x = 0 होता है y एक्सिस पर तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 से लेकर 1 तक। अब इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जब हम इस पर्टिकुलर कर्व को जब बनाने की कोशिश करेंगे तो जब हम 0 से जब आगे की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 भी पुट कर देते हैं तो e की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहती है हमारे पास 2.713 और यहाँ पर जब हम इसकी पार जब 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम देख रहे हैं x = 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो हमारे पास ये कर्व तो स्टार्ट तो यहीं से ही होगा। अगर हमने x की वैल्यू अगर 1 रख दिया उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के रखी तो वो जो वैल्यू है हमेशा और हमेशा 1 से बढ़ी हुई आती मिलेगी भाई हमें। तो हमारा जो बनने वाला कर्व है वो कुछ इस टाइप का सा जाता हुआ हमें दिखाई देगा रफली कुछ इस टाइप का सा जाता हुआ दिखाई देगा। अब जब हम इस पर्टिकुलर कर्व की बात कर रहे हैं मतलब जब हम x को नेगेटिव वैल्यू जब हम पुट कर रहे होंगे तो ध्यान से देखते हैं जब हमने x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/e हो जाएगा और e की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 2.713 या 2.7 मान लीजिए आप अभी के लिए। तो 1 माइनस का 1/2.7 जब हम करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव में हमें आती हुई देखो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम यहां से नहीं समझ पा रहे तो हम यहां से भी समझ सकते हैं कि y की जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा कैसी रहने वाली है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो हमारा ये जो कर्व है वो ऐसे ना जाके बेसिकली 1 से माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है हमारी वो घटती चली जा रही है। तो इसका जो कर्व है वो कुछ ऐसे टाइप का सा होता हुआ चला जाएगा। तो अब हमसे क्या बोल रखा है
ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमसे क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, दिस कर्व, ये जो इस तरीके से जा रहा है, एंड वाई एक्सिस। तो हम समझ पा रहे हैं ये कर्व के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू जो एनक्लोज्ड एरिया है, एनक्लोज्ड वर्ड यूज कर रखा है क्योंकि ये तो ओपन एरिया हो गया हमारे पास, ये तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनक्लोज्ड एरिया हमारे पास ये छुटकू सा ये जो एरिया आ रहा है ये हो जाता है। तो हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, ये पॉइंट तो आ गया हमारे पास, ये पॉइंट भी है हमारे पास, ये पॉइंट हो गया 0,0, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट नहीं आ पा रहा, इस पॉइंट को भाई हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं। वो निकालेंगे कैसे, जब हम ये वाला कर्व और ये वाले कर्व को जब हम इक्वल इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाला कर्व तो है, ये कितना है, e⁻x है, लेकिन ये वाला जो कर्व है वो e⁻x-1 नहीं है। वो कौन सा कर्व है, 1 - e⁻x। तो इसको हमने ले लिया 1 - e⁻x। बच्चे के दिमाग में आएगा कि यार ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने x से आगे वाली वैल्यूज के लिए जो कर्व जो लिया है वो कौन सा लिया है, वो ये वाला लिया। क्यों, क्योंकि मॉडुलस को भी तो भाई हमें ओपन करना है, और मॉडुलस जब हम ओपन करते हैं और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कर्व किस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो ये हमारे पास कर्व हो जाएगा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस टाइम ऑफ e⁻x = 1, और यहां से आप इसे बोल सकते हो e⁻x = 1/2, और आप इसका लॉग ले सकते हो दोनों साइड का। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ e⁻x = log of 1/2 एड बेस ई। तो हमें समझ में आ रहा है ये x तो आगे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, log of 1/2 एड बेस ई, क्योंकि log of e एड बेस ई इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अब जब x की वैल्यू ये आ गई है, हमें यहां से भी समझ में आ रहा है कि e⁻x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, और e⁻x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और ये वाला कर्व तो है ही यहां पर। तो ऑब्वियसली यहां पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, log ऑफ 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है हमारे पास, हाफ। इतनी बात ये हमें समझ में आनी चाहिए। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ चुका है, इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है, ये कोऑर्डिनेट है ही हमारे पास, इन दोनों को भाई हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने का तरीका हो जाएगा एरिया A = हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। हम देख भी पा रहे हैं कि ज्यादा जो एरिया कवर अप हो रहा है वो किससे हो रहा है, e⁻x से हो रहा है। तो e⁻x को इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, log ऑफ 1/2 से लेकर कहां तक, 0 तक। भाई इस पॉइंट से लेकर ये कितना है हमारे पास, log ऑफ 1/2 0 से कहां तक, ये हम 0 तक जा रहे हैं। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि log ऑफ 1/2 तो एक पॉजिटिव सी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। हम सभी जानते हैं कि log की वैल्यू 1 पर तो 0 होती है, और 1 से जो छोटी वैल्यू होती है, 0 से लेकर 1 तक की जो भी वैल्यू रहती है log के अंदर, वो सारी की सारी नेगेटिव क्वांटिटी देती है। क्योंकि log का जो ग्राफ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, log x का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से। तो हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट रहता है ना, ये हमारे पास रहता है 1,0। तो 1 से आगे वाली वैल्यू ही हमारे पास log की कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। log की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव पे ये डिफाइंड नहीं है, वो कैसी वैल्यू आती है हमारे पास, नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करिए, नेगेटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, log ऑफ 1/2 से लेकर 0 तक e⁻x को भाई हमने इंटीग्रेट कर दिया है, और इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, ये नीचे वाले ये जो कर्व के थ्रू जो बाउंडेड एरिया होगा। तो वो कितना हो रहा है हमारे पास, 1 - e⁻x, और इसको भी भाई हम क्या कर रहे हैं, log ऑफ 1/2 से लेकर कहां तक, 0 तक। अगर हम ध्यान से देखें दोनों की लिमिट सेम है भाई हमारे पास, एक ही लिमिट लगा सकते हैं। log ऑफ 1/2 से लेकर कहां से कहां तक, 0 तक। इन दोनों को जब हम एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस टाइम ऑफ e⁻x -1, ध्यान से देख सकते हैं, dx। इसको अगर हमने इंटीग्रेट करा तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगा, अच्छा हाँ इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्टली। ये हो जा रहा है हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ e⁻x, तो बेचारा e⁻x ही होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log ऑफ 1/2 से लेकर 0 तक। तो अगर हमने अपर लिमिट को रखा तो देखो, अपर लिमिट को जब हम रखेंगे तो यहां पर ये 0 रख देंगे, तो ये e⁻0 1 हो जाएगा, तो कितना हो रहा है, 2। ये 0 हो जाएगा 0 रखने पर, माइनस। अब हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ e⁻x की जगह कितना रख रहे हैं, log ऑफ 1/2, ठीक है ना, माइनस ये आ जाएगा log ऑफ 1/2, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। यहां से देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 माइनस का। देखो ये एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, यहां पे बता देते हैं।
अगर हमारे पास e टू द पावर कोई भी क्वांटिटी इस टाइप से दे रखी है log ऑफ a एट बेस b, तो इट कैन बी इंटरचेंज इन दिस वे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर, ध्यान से देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बुलाते हैं इसको, a टू द पावर log ऑफ e, और बेस बेचारा एज इट इज बना रहेगा। तो ध्यान से देखते हैं, बेस तो e है ही यहां पर, इस हाफ को भाई हम आगे लेके आ गए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू हाफ टू द पावर log ऑफ e एट बेस e, और इसकी वैल्यू तो भाई कितनी होती है 1 होती है, माइनस का ये कितना बना हुआ है हमारे पास log ऑफ हाफ, इसको एज इट इज रख लिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 प्लस log ऑफ हाफ एट बेस e, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई आंसर आ रहा है? हाँ ऐसा एक आंसर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना हो रहा है 1 प्लस log ऑफ 2 एट बेस e, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, क्योंकि माइनस की जब माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं ओके यहाँ पर देखो इन्होंने देखो थोड़ा सा घपला कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये 1/2 नहीं ले रखा है, इन्होंने क्या ले रखा है, ये 2 ले रखा है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें लॉग की फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, जिसको कि हम कितना बोल सकते हैं 1 माइनस log ऑफ 2 एट बेस e, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं हो रहा है, सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ 2 एट बेस e। ध्यान रखना है कि ऑप्शन में log के साथ क्वांटिटी दे रखी है या log के डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दे रखी है, उसके बेसिस पे हमारा आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर द रीजन कैपिटल R इक्वल्स टू, रिलेशन दे रखा है x y is such that y is greater than equals to x but less than equals to 9 minus 11/3 times of x square and x is greater than equals to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बारीकी के साथ यहां पर रख दी है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंस्क्राइब्ड इन दिस रीजन R इज। तो अब हमें वो एरिया निकालना है उस लार्जेस्ट रेक्टेंगल का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम आज से 20-25 साल पहले पूछे जाते थे। रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, या फिर कोई स्क्वायर का एरिया निकाल दो, सर्कल का निकाल दो, डेस्क का एरिया निकाल दो। काइंड ऑफ मेंसुरेशन का जो टच है वो इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर दिखाई देता है। खैर अब ये प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई हैं, लगभग बंद हो गई इस टाइप की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी वन ऑफ द क्लासिक टाइप की प्रॉब्लम बोली जाती थी। करने का बिल्कुल वही तरीका है, हमें करना बस इतना ही है कि सबसे पहले अपने उस बेसिक रफ फिगर को ड्रॉ करना है जो कि इन्होंने हमें यहाँ पर कंसीडर करने के लिए बोल रखा है, और उसके बेसिस पर ही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू 9 माइनस 11/3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, और एक ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू x का। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन है वो कुछ इस टाइप की हमारे पास रही होगी। यहाँ पे मॉडुलस का कुछ ऐसा चक्कर बोल नहीं रखा है। उसके अलावा क्या बोल रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे इसके अंदर ये भी गलती कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 मतलब कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम इस लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि x इक्वल्स टू a किसको रिप्रेजेंट करता है। ये y एक्सिस वाली, मतलब y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है x इक्वल्स टू a वाली लाइन, और y इक्वल्स टू b वाली लाइन जो है वो जो x एक्सिस है उसके पैरेलल वाली लाइन को रिप्रेजेंट करती है। बस इस छोटी सी बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमसे बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 वाली ये जो लाइन है इससे आगे वाला हमें एरिया लेना है। अब ये जो पैराबोला है हमें दिखाई दे रहा है 9 माइनस, ये माइनस का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो कि बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ ये जो नेगेटिव कोफिशिएंट है कि हमारा बनने वाला जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का होगा। तो अगर हम इसके पैराबोला का अगर रफली अगर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस टाइप का पैराबोला हमारे पास बन के आ रहा होगा। हम चाहें तो इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन रूट्स निकालने की हमें जरूरत अभी दिखाई सी नहीं दे रही है। तो अगर हमने इस टाइप का ये पैराबोला बना दिया, एक इरेगुलर टाइप का बना दिया है, और इरेगुलर ये पैराबोला और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का बना दिया है, और इसके अलावा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हमारे पास ये हो गई है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास ये जो रीजन है y इज ग्रेटर देन, ये जो x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो मतलब इस लाइन से ऊपर वाला एरिया, और y इज लेस देन इस पैराबोला के नीचे वाला y, और x ग्रेटर देन 0 मतलब इस लाइन से आगे वाला, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर की बात चल रही है। और ये क्या बोल रहे हैं कि हमें इसके अंदर क्या बनाना है,
एक लार्जेस्ट एरिया का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल को इस टाइप से भाई हमने देखो ड्रॉ करने की कोशिश करी, जो कि पैरेलल टू एक्स वाई एक्सेस रहेगा। बस इस छोटी सी बात को बस आपने समझा और इसको आपने ले लिया। अब दिक्कत इसके अंदर एक छोटी सी बस इतनी है कि यहां पर ये जो आने वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम किस तरीके से लेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम यहां पर किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, अगर लेट से के पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है x इक्वल टू वाई वाली लाइन है, तो ये वाला पॉइंट भी भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, के ही हो जाएगा। अब इस पॉइंट की वजह से हमारे पास ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, के ही हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है, हम समझ पा रहे हैं y कोऑर्डिनेट किससे गवर्न हो रहा है, x से हो रहा है। तो जब हमने x इक्वल टू यहां पर k लिया तो y यहां पर k हो गया, और इस x कोऑर्डिनेट की वजह से ये वाला x कोऑर्डिनेट k हो गया है। और जब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो k हो गया है, तो यहां से y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस 11/3 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर। बस इतनी सी बात को बस हमें समझना है। के को अभी हम यहां पर वेरिएबल मानकर चल रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हर छोटे से बच्चे को भी पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब अगर हम यहां पर इसकी लेंथ को देखते हैं तो हमें लेंथ तो समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस होगी, और ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली के लेंथ आ रही है। इसको आप चाहो तो कोई वेरिएबल, अगर मान लो आपको के से फीलिंग नहीं आ रही है कि के तो यार कांस्टेंट होता है और इससे भाई हम वेरिएबल वाली फीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसको टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये के हो गया है इनटू, ये क्या हो गया हमारे पास, लेंथ, और विड्थ लेनी है। तो विड्थ को थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। हम समझ पा रहे हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से हायर लेवल पर है, तो ऑब्वियसली ये y कोऑर्डिनेट हुआ है, तो इसे हम y2 भी बोल सकते हैं, और ये y1 है। तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना हो रहा है, 9 माइनस का 11/3 के स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं हम इस y1 को, y2 माइनस y1 जो बेसिक कोऑर्डिनेट हम करते हैं। बस इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखा, और ये हमारा हो गया एरिया। अब इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, मैक्सिमाइज करना है बेसिकली। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखते हैं। हमने dA/dk निकाल दिया, तो ये कितना हो रहा है, एक बार ये 1 हो गया, तो 9 माइनस का 11/3 के स्क्वायर माइनस का k हो गया है, और प्लस k टाइम्स ऑफ, जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो देखो ये तो उड़ गया, और कितना हो रहा है, माइनस का 22/3 के, क्योंकि ये इतना हो जाएगा, और माइनस का ये 1 हो रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 11/3 के स्क्वायर माइनस का के, और माइनस का के, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस का 22/3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, इतना हो रहा है। माइनस का 11 है, माइनस का 22 है, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा, 3 से उड़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो कितना कितना आ रहा है देख लेते हैं, 9 माइनस का 2k, और माइनस का 11 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर। इसको चाहें तो हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और इसको इक्वल टू 0 पुट करके, क्योंकि भाई हमें इससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा ये जो dA/dk है वो 0 हो रहा है। तो फैक्टराइजेशन हो पा रहा है क्या, ये देख लेते हैं। माइनस का 11 ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ये हो रहा है 11 के स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 9, बस ये सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं, इक्वल टू 0। हाँ तो बोल सकते हैं ना 11 के स्क्वायर प्लस का 11k माइनस का 9k, माइनस का 9 क्योंकि माइनस है ना, और 2 का डिफरेंस चाहिए, वो भी आ रहा है हमारे पास। तो 11k कॉमन ले लिया, कितना बच रहा है, k प्लस का 1 एंड माइनस का 9 कॉमन ले लिया, कितना हो रहा है, k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/11 आ रही है, और एक वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। ये तो आ रही है हमारे पास वैल्यू। अब कोई भी बच्चा जो नॉर्मल कॉमन सेंस को रखता है, और कॉमन सेंस को केवल रखना ही काफ़ी नहीं होता है, कॉमन सेंस के लिए क्या बोला जाता है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो वही बात हमें यहाँ पर भी देखो दिख रही है। भाई हमने के पॉइंट को कहाँ कंसिडर किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि दिख भी रहा है। तो क्या के की वैल्यू -1 कंसिडर की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो यहाँ से ही अपने आप ही बता रहा है चिक चिक के कि यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम जो लार्जेस्ट जो वैल्यू मिल रही होगी रेक्टेंगल की, वो किस पर मिल रही होगी, 9/11। लेकिन मान लो किसी बच्चे को यहाँ पे संतुष्टि नहीं हो पा रही है कि भैया हमें इससे नहीं ये फीलिंग आ पा रही कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, तो वो सिंपल से क्या कर सकता है, d2a/d
DK2 निकाल सकता है और जो भी आ रहा होगा उसके अंदर इन दोनों की वैल्यू पुट करके देख सकता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उस पर तो हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमम। मिनिमम यहां पे लिख लो चाहे तो आप, ये उल्टा होता है यहां पर। और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है D2A बाई DK2 पर के की वैल्यू पुट करने पर यहां पर, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो ऑब्वियसली 9/11 पुट करने पर D2A अपॉन DK2 के अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही होगी, नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी, जिसकी वजह से हम क्या बोल पाएंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एरिया की। कब, जब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/11। तो हम क्या करते हैं, हमें तो मैक्सिमम एरिया निकालना है भाई, हमें तो और किस चीज से मतलब है नहीं। तो हमने क्या करा, इस 9/11 को पुट कर दिया अपने एरिया के अंदर। तो एरिया है हमारा ये A इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 9/11 टाइम्स, इसके अंदर पुट कर दिया 9 माइनस 11/3 इंटू 9/11 का होल स्क्वायर माइनस 9/11। इतना ही आता हुआ से देखो दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमें समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है उसको हम 9/11 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। एक 11 से तो चलो एक 11 को उड़ा दिया, इस 3 से हमने 3 टाइम्स ही उड़ा दिया है। तो यहाँ पे 27 माइनस में, और ये माइनस का 9 है, देन होती है 27 9 चौक 36, तो माइनस का 36, तो 9 माइनस 36 बाई का 11 हो रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा, 99 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 इंटू 3 और 6 अपॉन का 121 है ना। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो रही है। देखो 121 केवल इसी में ही आ रहा है, तो हमारा आंसर हमें समझ में आ रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 27 7 2 9 6 54 55 56, कितना हुआ है, 9 3 27, हाँ, तो 9 6 54 55 और 1 56, तो 567 अपॉन का 121 इज द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट एरिया of the rectangle which is enclosed in between the given region। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और हम वैसे भी देखो देख पा रहे थे, IIT को भी इतना टाइम नहीं था कि वो 121 वाले ऐसे 2-3 ऑप्शन अवेलेबल करा दे जिससे कि बच्चा कंफ्यूज होके और थोड़ी सी कैलकुलेशन करे। वो भी जानता है कि बस बच्चा थोड़ी सी बस मेहनत कर ले और उसका आंसर उसे खुद ही दिखाई दे जाएगा। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। हम देख रहे थे कि जितने भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व में, वो मोस्टली केवल बेसिक रफ फिगर के बेसिस पर ही हो रहे हैं, और बेसिक कैलकुलेशन चाहिए जिनके बेसिस पर हम उन्हें बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हमें एनसीईआरटी से बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत लग रही है। और जो आरडी शर्मा आती है स्कूल लेवल की, ब्लू कलर की बुक आती है, उससे अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जेई मेंस का लेवल तो बहुत ही इजीली कवर अप हो ही रहा है। फिर भी अगर आपको इन प्रॉब्लम्स में या कुछ और प्रॉब्लम्स में, बाकी कुछ और जो भी अवेलेबल प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी को भी बता रखा है, आप वहां पर भी मेरे से प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं प्रॉब्लम्स के, क्योंकि अभी जनवरी सेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, इन्हीं जनवरी सेशन की और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।